नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराया। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली में यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान को पार कर सकता है जलस्तर। यमुना नगर में हथनीकुंड बैराज का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते यमुना उफान पर है। यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद हथनीकुंड बैराज के कई गेट खोल दिए गए हैं और लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो यमुना नदी से दूर रहें। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। निचले स्थानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो दिल्ली में प्रशासन अलर्ट पर है। निचले इलाकों को खाली कराने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन लगातार यमुना के जलस्तर की निगरानी कर रहा है। अगर दिल्ली में जलस्तर खतरे के निशान को पार करता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार खतरे के निशान को पार करता हुआ यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना के आसपास रहने वाले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खतरे के निशान को ये पार कर रहा है और ऐसे में संभावनाएं हैं कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। और काफी तेजी के साथ ये जो पानी है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ। हथनीकुंड बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा उफान पर नदी इस वक्त दिखाई दे रही है। जो लोग यमुना नदी के किनारे रहते हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से बाढ़ का खतरा जिस तरह से मंडरा रहा है, लोगों के लिए परेशानी का सबब ये बन सकता है। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर जाए। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। तो देखिए, दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कि लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कल भी 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कुछ ही घंटों में और बढ़ सकता है। तो दिल्ली सरकार ने बाढ़ प्रभावित हो सकने वाले निचले इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर तेज बारिश होती है तो दिल्ली वासियों के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठा रही है। तो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोल दिए गए हैं। तो बैराज से यमुना में छोड़ा गया है 1.78 लाख क्यूसेक पानी। वही बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर जा सकता है। लगातार खतरे के निशान को पार करती हुई यमुना। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया, किस तरह से यहाँ पर जो पानी का उफान दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यमुना नदी का जलस्तर जिसके चलते बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हथनीकुंड बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। 18 गेटों को खोला गया है और ऐसे में अब ये पानी दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ, दिल्ली में जो यमुना है वो खतरे के निशान को पार कर रही है। 206 मीटर तक ये जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खतरे के निशान के ऊपर ये जलस्तर पहुंच चुका है और ऐसे में दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पुल को छूता हुआ ये यमुना का पानी और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से हथनीकुंड बैराज के गेट खोले गए हैं और यहाँ पर जो जलस्तर है दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खतरे के निशान को पार करती हुई यमुना और यमुना किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, क्या जानकारी, जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से यहाँ पर गेट खोले गए हैं और पानी जो है यमुना का वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर बात किया जाए तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर 13 जुलाई की बात किया जाए 2023 में तो इसी तरह का जो जल स्तर था 2.08 मीटर से ऊपर आने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया था और बाढ़ आ गई थी। तो अब की बार भी अगर आज का देखा जाए तो 2.04 मीटर आज सुबह का ये जो दर्ज किया गया, लेकिन जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि कल तक ये 206 मीटर तक जलस्तर पहुंच सकता है और बाढ़ का खतरा पूरा दिल्ली में अगर कहा जाए तो दिल्ली
इस समय बाढ़ का खतरा पूरा मंडरा रहा है, लेकिन उसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, लगातार जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जैसा कि कालिंदी कुंज अगर पुल की बात किया जाए तो वहाँ पर जलस्तर पुल के बेहद करीब एकदम सट चुका है पानी। उसके ऊपर अगर आता है तो बाढ़ का खतरा जो निचला इलाका है वहाँ पर मंडराने लगेगा। उसको लेकर के तैयारियां भी जोरों पर चल रही, लगातार प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। जो लोग निचले स्तर पर नीचे थे उनको वहाँ से शिफ्ट करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लगातार जो जिले अधिकारी जीएम हो उनके नेतृत्व में टीमें गठित की गई है। टीमें लगातार वहाँ पर वोटिंग से लेकर के अनाउंसमेंट करके तमाम लोग जो भी नीचे थे उनको बाहर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। तैयारियां जोरों पर है, लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है कि किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के सरकार और प्रशासन अलर्ट हैं। लगातार बैठक भी चल रही है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन दिल्ली में अगर निचले इलाकों की बात किया जाए तो निचले इलाकों में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। 24 घंटे टीम जो है नजर रख रही है और वहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, और जो तस्वीरें बयां कर रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं जल स्तर जो है यमुना का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते भारी परेशानी लोगों को इस वक्त हो रही है और कभी भी बाढ़ का भी खतरा यहां पर बना हुआ है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जारी बारिश का बादल फाड़ कहर। खराब मौसम के चलते आज जम्मू में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद किए गए हैं। किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो 14 अगस्त को बादल फटा था। 61 लोगों की इस दौरान मौत हो गई थी। 116 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से हालात गंभीर हो चुके हैं। प्रशासन ने 18 को जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। ये जानकारी जम्मू के निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग ने दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने बताया कि किश्तवाड़ जिले में 14 अगस्त को मिचैल माता मंदिर के दौरान अचानक यात्रा जब हो रही थी, उस दौरान अचानक बादल फटने और बाढ़ आने से अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 116 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीआरओ, सेना, एनएचपीसी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। करीब 450 लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में बादल फाड़ तबाही देखी जा रही है, जहां पर लगभग कई जगहों पर बादल फटा है, जिसके बाद तबाही यहां पर साफ तौर पर अपने निशान छोड़ती हुई और काफी नुकसान यहां पर हुआ है। कई लोगों की जानें जा चुकी है, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। नेटवर्क एक तरह से ध्वस्त हो चुका है, दूरसंचार सेवाएं ठप हो गई हैं। और ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों की, जहां पर बाढ़ के चलते, बारिश के चलते जो लोगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बात करते हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से चिसौती गांव में मची है तबाही। 61 लोगों की मौत हो गई है, 116 का रेस्क्यू किया गया है। किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटा था। तो बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है और घटना के 3 दिन के बाद भी राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग सैलाब में बह गए हैं और कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो सेना ने चिशौटी नाले पर एक अस्थायी पुल का निर्माण भी किया है और इस पुल के बनने से अब स्थानीय लोग और राहत दलों की आवाजाही सुचारू हो सकेगी। तो बादल फटने से 14 अगस्त को इलाके में भारी तबाही मची थी, जिससे कि कई रास्ते बाधित हो गए थे और ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत कार्यों के साथ साथ अस्थायी पुल का निर्माण कर प्रभावित लोगों को बड़ी राहत दी है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीरें, जहां पर बादल फाड़ तबाही, बादल फटने से चिशौती गांव में भारी तबाही देखने को मिली है। 61 लोगों की मौत हो गई, यहां पर 116 का रेस्क्यू किया गया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। कुछ और लोगों के दबे होने की सूचना मिली है, जिन्हें निकालने का काम प्रशासन कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही है वो दिखा रही है किस तरह का संघर्ष यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए भी है, रेस्क्यू टीम के लिए भी है, जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, जो लोग दबे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, क्योंकि मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है। काफी तेज स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन दूर संचार सेवाएं जो है वो भी यहाँ पर ठप होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से बादल फाड़ तबाही यहाँ पर देखने को मिली, बादल फटा और भारी मलबा जो था वो आसपास के इलाकों में फैल गया। कई पुल टूट चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। आवागमन एक तरह से पूरी तरह से बाधित हो गया है, क्योंकि जो रास्ता यहाँ पर एक मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ रहा था, वो मार्ग पूरी
तरह से बाधित हो चुका है। इसलिए बहुत ज़्यादा चुनौती यहाँ पर रेस्क्यू टीम के लिए बनी हुई है, आम लोगों के लिए बनी हुई है। जो लोग दूसरी तरफ फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए फिलहाल अस्थायी पुल की निर्माण की बात कही जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया, क्या संभावना है और कितने लोग दबे हो सकते हैं? देखिए गीतू, किश्तवाड़ के चसोटी में जो 14 तारीख को बादल फटने की घटना सामने आई थी, उसके बाद अब तक 61 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। करीबन 70 लोग जो है वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज 5वें दिन है वो जारी है। और इसी बीच में एक अच्छी खबर यह है कि जो बादल फटने के बाद वहां पर जो पुल था वो पुल पूरी तरीके से बह गया था और कनेक्टिविटी मचेल माता के मंदिर की तरफ से और किश्तवाड़ की तरफ से पूरी तरीके से कट गया था। लेकिन पिछले 4 दिनों में भारतीय सेना ने अथक प्रयास के बाद वहां पर एक टेम्परेरी बैली ब्रिज जो है वो तैयार कर लिया है और इस बैली ब्रिज के तैयार होने के बाद कनेक्टिविटी जो है वो मचेल माता के मंदिर और चशोटी के बीच में दोबारा स्थापित हो गई है। यहाँ पर छोटे वाहन यानी कि मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन जो है इस पुल से आ जा सकते हैं, लोग पैदल भी इस पर से आ जा सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जो काम जो है वो किए जा सकते हैं। इसी बीच हमने देखा कि 400 सुरक्षाकर्मी जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके साथ साथ में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवानों को वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लगाया गया है। 38 मशीनरीज को डिप्लॉय किया गया है ताकि वहां पर जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो कंप्लीट किया जा सके। और आज 5वां दिन है। अब देखना यह होगा कि आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां होता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो हैं करीबन 10-10, 12-12 फुट के बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो वहां पर उस बाढ़ की साथ बहते हुए जो है वहां पर उस नाले के अंदर आए हैं और ऐसे में बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। अब 70 लोगों में से कितने लोग जो मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट प्रशासन के पास आई है, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है, ना तो वो घर पहुंचे हैं, ना तो वो मंदिर वाली साइड में है और ना ही किश्तवाड़ वाली साइड में, यानी कि उनका कोई कांटेक्ट जो है वो अपने परिजनों के साथ नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि वो मलबे के नीचे दबे हुए हों। और क्योंकि जब बादल फटा था तो बाढ़ इतनी भयानक आई थी, करीबन हम कह सकें 30 से 40 फीट ऊंची बाढ़ का लहरें जो है वो देखने को मिली थी और इसी बीच में बहुत सारा मलबा जो है वहां पर डंप हो गया है। आसपास जो बने हुए मकान, दुकान जो थे वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। तो अब धीरे धीरे कर जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैली ब्रिज को तैयार कर जो लोग हैं उस वहां पर स्थानीय लोग, उनको राहत प्रदान करने की कोशिश जो है वो भारतीय सेना की तरफ से की गई है। इसी बीच में हमने देखा कि कठुआ में कल जिस तरीके से बादल फटा और 2 जगह बादल फटने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा पानी और मलबा जो है वो लोगों के घरों के अंदर घुस गया। ऐसे में कई लोग ऐसे थे जो सोते सोते ही मलबे के अंदर दब गए। 7 लोगों की जान चली गई है। दर्जनों भर लोग जो इंजर्ड हुए थे उनको भारतीय सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे बाकायदा रेस्क्यू करवाया गया है और हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। इसी बीच में प्रशासन ने जो है वो ये ऐलान किया है कि जो मरने वाले लोग हैं, जो कठुआ क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ है कल सुबह 4 बजे के आसपास में, उसमें मरने वाले लोगों को 2-2 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो घायल अस्पताल में भर्ती हैं उनको 1 लाख और जो मामूली रूप से जख्मी हैं उनको 50,000 रुपए का कंपनसेशन जो है वो एक्सग्रेशिया के रूप में जम्मू कश्मीर की सरकार, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की तरफ से दिया जाएगा। तो लगातार कठुआ हो या फिर किश्तवाड़, दोनों ही जगह पर जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की कवायद जो है वो लगातार चल रही है। इसी बीच में मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 56 घंटे जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए भारी हो सकते हैं और कई जगहों पर भारी बारिश जो है उसका अंदेशा है। इसीलिए आज जम्मू प्रोविंस के यानी कि रमन, ये माना जाए कि अभी भी मौसम साथ देता हुआ नहीं दिख रहा है, संभावनाएं जताई जा रही है कि जगह भारी बारिश हो सकती है। तो ये तमाम मुश्किलें हैं अभी रेस्क्यू टीम के सामने भी, लोगों के सामने भी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन होंगे। तो कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद इसका आधिकारिक ऐलान किया है। राधाकृष्णन 16 वर्ष की आयु से ही आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे हैं। तो सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। सीपी राधाकृष्णन की गिनती बीजेपी के सीनियर नेताओं में होती रही है। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्यपाल के तौर पर उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। सीपी राधाकृष्णन कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव अप्रैल 2026 यानी कि अगले साल साफ प्रस्तावित है और
ऐसे में अभी सत्ता पर डीएमके काबिज है। तो सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने कई निशाने साध दिए हैं। स्टालिन की पार्टी डीएमके के लिए उनका विरोध करना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनावों को एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। तो सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने स्टालिन को मुश्किल में डाल दिया है। इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। कोल्हापुर से लौटने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई दे रहे हैं। तो सीएम फडणवीस ने शॉल पहनाकर सीपी राधाकृष्णन का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में नामित करने का निर्णय हुआ है। श्री सीपी राधाकृष्णन जी पूरे जीवन उन्होंने सामाजिक कार्य और उन्होंने नदियों को जोड़ने का जिस तरह से कार्य किया है, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ हमेशा रहे हैं, नशीली दवाओं के उन्मूलन के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है और वो टेबल टेनिस के एक महान खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और सार्वजनिक जीवन में लोकसभा के दो बार सांसद रहे हैं, संगठन का भी काम किया है। इस तरह से देश के एक ऐसे स्टेट्समैन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन करने का निर्णय हुआ है। निश्चित तौर से उनके नेतृत्व से इस देश में उपराष्ट्रपति के पद का दायित्व के निर्वहन में पूरे देश के लिए एक योगदान होगा। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन का जो नाम है वो चयन किया गया है और इनके लिए कहा जा रहा है कि ये एनडीए के कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव को एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ने का फैसला भी किया है। तो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें एक तरह से हर बात को ध्यान में रखा गया है। एनडीए ने पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय श्री जेपी नड्डा जी को अधिकृत कर दिया था उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन के लिए, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम सभी स्वागत करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय से दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। आज दक्षिण भारत से उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के नेता को उपराष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित करने का काम किया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। राजनाथ सिंह की देखरेख में होगा उपराष्ट्रपति चुनाव। किरेन रिजिजू को चुनाव एजेंट बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में आम सहमति की कोशिश, सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़गे को यहां पर फोन कर रहे हैं और उनकी देखरेख में ही इस चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। तो राजनाथ सिंह की देखरेख में होगा उपराष्ट्रपति चुनाव। किरेन रिजिजू को चुनाव एजेंट बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में आम सहमति की कोशिश की जा रही है। तो सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजनाथ सिंह ने यहां पर खड़गे को फोन किया है और उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन मांगने की कोशिश। तो किरेन रिजिजू को यहां पर एक तरह से चुनाव एजेंट बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन किया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव में आम सहमति की कोशिश बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा जा रहा है क्योंकि वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं।
तो बड़ी खबर सामने आ रही है, राजनाथ सिंह की देखरेख में ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। किरेन रिजिजू को चुनाव एजेंट बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, उपराष्ट्रपति चुनाव में आम सहमति की कोशिश बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन आज कर सकता है प्रत्याशी का ऐलान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान संभव है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ऑफिस में आज बैठक होगी। ये बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन आज प्रत्याशी का ऐलान कर सकता है। ये बड़ी जानकारी, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान संभव है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ऑफिस में आज बैठक भी होगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ऑफिस में आज बैठक हो रही है उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के लिए। ये बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन आज अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकता है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान संभव है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ऑफिस में आज ये बैठक होनी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। तो ऐसे में यहां पर एनडीए की तरफ से तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। बारी है इंडिया गठबंधन की। संभावनाएं हैं आज प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान संभव, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ऑफिस में आज बैठक होने जा रही है और बहुत संभावनाएं हैं कि यहां पर प्रत्याशी का जो नाम है वो सामने आ सकता है। तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी का नाम आज सामने आ सकता है। तो इंडिया गठबंधन आज कर सकता है प्रत्याशी का ऐलान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान संभव है। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ऑफिस में आज बैठक होगी। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आज प्रत्याशी का ऐलान संभव है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान संभव है, जिसके लिए आज खड़गे के ऑफिस में बैठक होने जा रही है। वहीं आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो संख्या बल है, लोकसभा की बात की जाए तो ये 552 सांसद यहाँ पर सरकार के साथ, अगर बात करें सांसदों की तो यह आंकड़ा है 293। विपक्ष के साथ है 249। वहीं राज्यसभा सांसदों की अगर बात करें 240 कुल मिलाकर संख्या, और यहाँ पर सरकार के साथ है 134 सांसद, विपक्ष के साथ है 106 सांसद।